presented by Municipal Corporation Faridabad, powered by Manav Rachna Educational Institutions, Faridabad. Associate sponsor Escorts Limited, Faridabad Industries Association, Faridabad, Haryana Progressive Schools Conference, Faridabad, Indo Autotech Limited, Faridabad, Shivalik Group, Faridabad, Shell Group, Faridabad. Partner, proud to say I am SME of India. Education partner, Delhi Public School, Greater Faridabad. SSB Heart and Multi-Speciality Hospital, Faridabad, Best Heart Hospital. QRG Super Speciality Hospital, Sector 16, Faridabad. Good health, good people. Swachhata partner, Eco Green. Real estate partner, Ahimsa Nature's Park, where nature meets stature. Venue partner, Milan Vatika, Sector 11, Mathura Road, Faridabad. चलिए तो जरा जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और अगले सेशन की तरफ रुख कर लेते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जरा मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं मंच पर मेरे सहयोगी आयुष को, और इस सेशन को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले क्योंकि अभी तक आपने विधायक को सुना, आपने निगम कमिश्नर साहब को सुना है, विजन 2 महीने का है, टारगेट तय कर दिया गया है, लेकिन तय समय के अंदर फरीदाबाद की तस्वीर को कैसे बदला जाएगा ये बड़ा लक्ष्य है, और इन्हीं लक्ष्यों को कैसे पाया जाएगा, इन दावों और हकीकत को समझने के लिए ये सेशन हमारा है। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आयुष, और हमारे साथ खास मेहमान इस बीच जुड़ चुके हैं। हमारे साथ NIT फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा जी कार्यक्रम में हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और जरा आप मंच पर आए प्लीज। हमारे साथ डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग हमारे साथ कार्यक्रम में है। मनमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका, आप भी मंच पर पधारें। हमारे साथ शेल ग्रुप के MD रोहित जैनेंद्र जैन हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका, आप भी प्लीज मंच पर पधारें। और अब इस पूरे सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आयुष। ओवर टू यू। हुई कि जो फरीदाबाद है वो किस तरीके से नीट एंड क्लीन स्वच्छता के जो पायदान है उसमें आगे बढ़ते हुए एक स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित हो। विस्तार पूर्वक आपने ये भी सुना कि कमिश्नर ने भी यहाँ पर आप लोगों को बताया कि किस तरीके से वो भी एक मिशन मोड में फरीदाबाद को नीट एंड क्लीन करने के लिए, उसको स्वच्छ बनाने के लिए उस भूमिका को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें जो तमाम चुनौतियां हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब इस सत्र की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान चूंकि मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जोरदार तालियों से जितने भी मेहमान यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए उनका स्वागत करें। नीरज जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप सुन रहे थे निगम कमिश्नर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और भी जो लोग थे उसके पहले जो वार्ड के जो हमारे साथी थे उन्होंने भी बताया। लेकिन फरीदाबाद के बारे में मैं अगर आपसे ये जानना चाहूं तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई फरीदाबाद की जो तस्वीर है वो बदल रही है? स्वच्छता के पायदान में फरीदाबाद धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, या चुनौतियां हैं? आपका रिएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बड़े ध्यान से हमारे कमिश्नर साहब की बात सुन रहा था, और मैं हरदम एक बात जानता हूं कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। मैं विधायक बनने के बाद मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा प्रशासन का। मैंने सबसे पहले हर जगह जाके ये मुद्दा उठाया, मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी। लोगों को जागरूक किया कि पुराने थैलों पे आओ। मेरी सारी लाइव वीडियो पड़ी हैं। देर जागे दुरुस्त जागे, 2 साल बाद बीच में कोरोना भी था, काफ़ी समय बाद अफसर बदलते भी रहे, और नगर निगम के अंदर जो हुआ, मनमोहन जी एक कमेटी के सदस्य भी हैं, उनकी भी रिपोर्ट थी कि बिना काम के ही कई 100 करोड़ की पेमेंट हो गई। जिस संस्था में इतने बड़े बड़े घोटाले हों तो वहाँ रिजल्ट की तो गुंजाइश कम रह जाती है। पर इस समय क्योंकि आपका ये मुद्दा भी खास तौर से स्वच्छता के ऊपर है, अभी माननीय कमिश्नर साहब ने कहा कि हमारी कैप्टन तो मेयर ही हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और मुझे ध्यान आता है कि हमारी मेयर साहिबा, क्योंकि स्वच्छता को लेके काफ़ी करोड़ रुपया आया था हमारा भारत सरकार से, कुछ टॉयलेट्स को लेके पार्क के अंदर गए थे, वहाँ जाके देखा था, आप सबके चैनल्स पे भी चला था, मीडिया में भी आया था, एक नगर निगम के अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया था। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि हमारी मेयर साहिबा स्वयं मौके पे मौजूद रहीं, जाके उन्होंने कमियों को उजागर किया,
और सामने अब तो हमारा ये सौभाग्य है कि पहले हमारे नगर निगम में एक ही चीफ इंजीनियर होते थे। अब सरकार ने खास तौर से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, हमारे पार्कों की देखरेख के लिए, रख रखाव के लिए एक अलग से चीफ इंजीनियर साहब भी दे दिए, वो भी हमारे समक्ष बैठे हैं इस प्रोग्राम में। आज भी उन टॉयलेट्स की वही जस की तस स्थिति है, कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जबकि मेयर साहिबा हर जगह नहीं जा सकती। 40 वार्ड हैं, आज हमारे शहर की जनसंख्या 50 लाख से ऊपर है। दूसरा कि साहब एनजीओ भी साथ दे रहे हैं, सीएसआर का भी पैसा लग रहा है, लोग भी अपना कूड़ा अपने आप उठाएं। जबकि आज मैं ये मानता हूं कि आज जो स्वच्छता का सेस है 0.5%, हम सुबह सोने से लेके, उठने से लेके रात को सोने तक, हमारी जिंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां हम स्वच्छता के नाम पर कर ना दे रहे हो, हम टैक्स ना दे रहे हो। उस पैसे का क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है? क्योंकि सफाई हमारे नरेंद्र गुप्ता जी करा रहे हैं इटली से मशीन मंगा के, और सारी की सारी फ्री में हो रही है, और बहुत अच्छी वो मशीन है, डेली की 15-20 किलोमीटर की सफाई कर जाती है। अगर जो रात रात में भी चले तो एवरेज महीने की 450 किलोमीटर हो गए। शायद इतना हमारे बड़ी सड़कों का एरिया भी नहीं है फरीदाबाद का, एक एक बार वो मशीन सारा चक्कर लगा देती है। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, कमिश्नर साहब ने 31 दिसंबर तक का समय दिया है। उस अतिक्रमण के अंदर मैं एक बात जरूर कहूँगा, शहर की जनता आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, पर आपको अपने अधिकारियों को एक ताकीद करनी पड़ेगी कि अतिक्रमण के अंदर पिक एंड चूज की पॉलिसी एडॉप्ट ना हो कि जैसे ये गरीब आदमी है, इसका थड़ा टूटेगा, ये किसी दल का आदमी है, ये किसी प्रभावशाली व्यक्ति का आदमी है, ये पार्षद का खास है, ये विधायक का खास है, इसका थड़ा नहीं टूटेगा। उसमें फिर जनता बगावत की तरफ जाएगी। कई बड़ी बातें आपने एक साथ कही हैं, मैं कुछ और चर्चा भी आपसे इस विषय पर जरूर करूंगा, लेकिन मनमोहन जी, आपने अभी बात सुनी यहाँ पर, चूंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी हम लोग किसी शहर को स्वच्छ या उसको सुंदर बनाने की जब बात करते हैं, उसमें चुनौतियां होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो कि अभी यहाँ सर बता रहे थे। इन चैलेंजेस के साथ आप आगे बढ़ते हुए किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि दावों और वादों और हकीकत में कितना फर्क है, ये सेशन भी हमारा इसी पर है। कैसे देखते हैं इसको? और जो बात यहाँ पर कह रहे थे, मैं चाह रहा हूँ उसका भी जवाब दें। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इंडिया टीवी का, उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और एक अधिवेशन फरीदाबाद के लिए किया। देखिए, फरीदाबाद अब हमें करीब इस नगर निगम के सत्र को करीब 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं। शुरू में जब हम लोग चुन के आए तो बहुत बड़ा शहर में एक बज़ था कि भाई कूड़ा सब जगह फैला हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया टेंडर निकाला जिसमें इको ग्रीन को इन्वाइट किया गया कि भाई आप शहर की सफाई करिए। लेकिन जैसे ही इको ग्रीन ने टेक ओवर किया, उसके बाद काफ़ी शिकायतें रही कि इको ग्रीन अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कमिश्नर आए और उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ पिछली सब बातें भूलकर अगर हम अब की बात करें, पिछले 2 महीने से यशपाल जी ने जब से कार्यभार संभाला कमिश्नर का, मैं समझता हूँ शहर में एक बहुत बड़ा बज़ है, लोग बातें कर रहे हैं सफाई की। और जिस तरह मैं समझता हूँ एनजीओज़ को उन्होंने अपने साथ लगाया और इको ग्रीन के वेंडर्स को जिस तरह से एडुकेट किया गया, उनको आगे लाया गया, उनको एक जिम्मेवारी सौंपी गई कि वेंडर को ये विश्वास दिलाया गया कि भाई आप यहीं रहेंगे, आप कहीं नहीं जा रहे, तो आप अच्छा काम करके दिखाइए। और वेंडर्स को जब मैं समझता हूँ हम लोगों ने एजुकेट किया कि भाई आप रैग पिकर्स को अपने साथ लेके चलें, क्योंकि रैग पिकर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी शहर में कि भाई इको ग्रीन कहता था कि रैग पिकर्स को ख़त्म कर दिया जाए, हम ही सारा कूड़ा सब घरों से उठाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। इतनी गाड़ियां इको ग्रीन नहीं दे पाया कि भाई हर घर तक वो पहुंच सके। तो रैग पिकर्स को अगर हम लोग जो रिक्शा में बरसों से कूड़ा उठा रहे थे लोगों को, उनको अगर हम प्रमोट करें और वो इको ग्रीन का साथ दें, तो मैं समझता हूं, और जो हो रहा है अब यशपाल जी के आने के बाद जो क्लासेस ली गई, जो लोगों को एजुकेट किया गया, मैं समझता हूं उससे काफ़ी जनता में एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। मेरा एक वार्ड है जहां पर एक बहुत बड़ा गांव है अजरौंदा, और उसके साथ एक बहुत बड़ा खत्ता बना हुआ है जिसका बहुत बुरे हाल थे, और अभी मैं देख रहा हूं वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। यशपाल जी ने लोगों को वहां विश्वास दिलाया कि इस खत्ते को या तो हम 31 दिसंबर तक ख़त्म कर देंगे यहाँ पर, या फिर कोई ऐसा काम कर देंगे कि भाई ये खत्ता लोगों को नज़र में नहीं आएगा।
तो ये सब चीज़ें, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ के फरीदाबाद के एनजीओज़ को स्पेशली, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़कर जो काम किया, और जो CSR पार्टनर्स हैं हमारे, CSR पार्टनर्स ने लोगों को, वो हमारे साथ बैठते हैं, हमारी मीटिंग्स में आते हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे कमिश्नर साहब का, यशपाल जी का, कि उन्होंने आगे बढ़कर CSR पार्टनर्स को भी बहुत प्यार से उनको टेम किया, उनको बुलाया, उनको समझाया कि आपका शहर है, आप इस शहर में अगर पैसे CSR पैसा आपने खर्चना ही है, अगर शहर में स्वच्छता के लिए खर्चेंगे तो शहर स्वच्छ बनेगा। तो मैं समझता हूं अब हम जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपके साथ के बिना हमारा शहर स्वच्छ नहीं बनेगा। कूड़ा ना जलाएं, अपना कूड़ा अपने घर के बाहर रखें, ताकि इको ग्रीन की टीम जब आती है वो उसको उठा के लेके जाए, क्योंकि लोगों ने ये समझना छोड़ दिया था इस शहर में कि वो कहीं भी जाते थे कूड़ा उठा के फेंक देते थे। और रही बात एनफोर्समेंट की, देखिए एनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। मैं जनता से यही कहूँगा कि पिछले 5 साल से आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया, आपने जहाँ कूड़ा चाहा वहाँ फेंका, लेकिन अगर अब भी आप ये करेंगे तो बहुत टाइम आप लोगों को दे दिया गया है, आगे ये ना करें, क्योंकि एनफोर्समेंट बहुत तेज़ी से आ रहा है। और एनफोर्समेंट जब आपके ऊपर आता है तो आप भागते हैं पार्षद के पास, MLA के पास, MP साहब के पास, लेकिन अब कोई भी आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि आपको बहुत वक्त दे दिया गया है, आगे वक्त नहीं मिलेगा। तो आप अपने आप को सुधारिए, अपने शहर को स्वच्छ बनाइए, अपने शहर को साफ रखिए। चलिए मनमोहन जी, चूंकि मैंने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी तो आपने लोगों से भी अपील कर दी, और हम भी उम्मीद ये करते हैं कि फरीदाबाद की जनता जो आपको सुन रही है आपकी इस बात पर अमल जरूर करेगी। रोहित जैनेंद्र जी, आप चूंकि इसके पीछे हम लोगों ने देखा कोरोना काल में, और आपका भी बड़ा योगदान रहा, मुझे, मैं भी कहीं पढ़ भी रहा था तब मैंने उसमें भी पढ़ा कि कोरोना काल में भी आप लोगों ने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया। उस दौर से लेकर के अब तक, और जब हम फरीदाबाद की स्वच्छता की बात करते हैं तो सैनिटाइजेशन, या उस दौर में जब हमने ये समझा कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी जरूरी है, कैसे इसको देखते हैं? और ये जो मुहिम चल रही है इस समय फरीदाबाद को क्लीन करने की, उसको रैंकिंग में टॉप पर लाने की, शीर्ष पर लाने की, कैसे देखते हैं और उसमें आप लोग अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं? धन्यवाद करूंगा पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का। देखिए, अहम तौर पे मैं देखूंगा कि पहली बारी फरीदाबाद शहर में स्वयं में इच्छा आई है कि हमारा शहर साफ हो। इंदौर का उदाहरण यशपाल जी ने दिया, सब लोग जानते हैं इंदौर एक ऐसा शहर है जिसने कई सालों में अपने आप को सबसे नंबर 1 पे अपनी पोजीशन रखी है। और दूसरी अच्छी बात कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये निर्णय लिया गया कि कोई भी अफसर फरीदाबाद में अगर दायित्व उठाए तो लंबे समय तक फरीदाबाद में रहे। और सबसे अच्छी बात और बात है कि ये उन्होंने यशपाल जी जो एक बहुत काबिल व्यक्ति है, ऐसे इंसान को ये दायित्व दिया और MCF का कमिश्नर बनाया। और चूंकि अब में दंड और भय के बिना हिंदुस्तान में काम होना बहुत मुश्किल है, तो ये फाइन इम्पोज करना ये बहुत ज़रूरी है। जबकि BR भाटिया जी ने बोला कि ढाबे वाले का फाइन हुआ जो कि उनको पसंद नहीं आया, दुख हुआ, पीड़ा हुई, मगर मैं सोचता हूँ बहुत ज़रूरी है, जब तक दंड नहीं लगेगा हम सुधरने में थोड़ा कतराएंगे। और ये काम बहुत अच्छी रूप से MCF कर रही है। मैं खुद देख रहा हूँ कि बदलाव हो रहा है। नरेंद्र गुप्ता जी ने स्वयं के पैसे से यहाँ पे मशीन लगाई और हर सड़क को साफ करवा रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ इस समय कलेक्टिव रूप से सब लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं। नहीं जी, अभी चूंकि पहली बार जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने ये तो कहा और तारीफ भी की आपने निगम कमिश्नर की कि उनकी मुहिम अच्छी है, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये कैसे होगा। क्या कुछ भी पॉजिटिव साइन आपको नजर नहीं आ रहा है कि कुछ बदल ही नहीं रहा फरीदाबाद के अंदर? नहीं, देखिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने सबसे पहले कहा बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। लोगों में जागरूकता भी आई है, वो भी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद भी इससे पहले अकेला लगा हुआ था। आप डेली मेरी फेसबुक वॉल देखेंगे, मैं अलग अलग जिस भी दुकानदार के यहाँ जाता था, कूड़ा पड़ा होता था, उसको बोलता था। मैंने तो इतनी तक अपील करी थी कि जो भी कस्टमर किसी भी दुकानदार से सामान खरीद रहा है, उसके यहाँ जैसे आप सब चीज़ चेक करते हैं, उसका डस्टबिन भी चेक करें कि साहब आपकी दुकान में डस्टबिन है या नहीं है। क्योंकि दुकानदार का सबसे बड़ा मालिक ग्राहक है, और जो दुकानदार अपना डस्टबिन ना दिखाए, ग्राहक उससे कहे भाई हमने तेरे यहाँ से सामान नहीं लेना, तू भाई डस्टबिन ले आ तो हम तेरे यहाँ से सामान लेंगे। तेरे यहाँ डस्टबिन नहीं है, इसका मतलब तू कूड़ा बाहर फेंक रहा है। तो बेहतरी की गुंजाइश भी है, काम भी हो रहा है। पर जो मैंने एक पिक एंड चूज की बात बताई
मैं अभी नहीं कहना चाह रहा हूं उस चीज को, मेरे पास उस चीज के फोटोग्राफ्स भी हैं, क्योंकि यशपाल जी ने कहा है कि 31 दिसंबर तक का समय लिया है। अगर जो 31 दिसंबर तक वो चीज ठीक होगी, सही है। मेरी विधानसभा का नाम NIT 86 है, मैं फिर अपनी 86 में ही जाके बताऊंगा कि साहब देखिए यहाँ पिक एंड चूज की पॉलिसी अडॉप्ट हुई है, क्योंकि कमी जो काम करता है उससे जरूर होगी, पर उस कमी को सुधारना भी हमारा काम है। पर हमारे डिप्टी मेयर साहब ने एक बात कही इको ग्रीन की, साथ में कूड़े की, मैं उसके साथ साथ कहना चाहूँगा कि आज कहीं भी बात होती है कचरे की या कूड़े की, तो जब सरकार की बात आती है, विधायिका की बात आती है, पार्षद की बात आती है, सांसद महोदय की बात आती है, हम सबके साथ में आज एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन इको ग्रीन भी बन चुकी है, जिसको लेके विधानसभा में भी बात हुई थी। और मेयर साहब को तो सारी चीज़ें पता ही होंगी, कमिश्नर साहब भी कह रहे थे हमारी नगर निगम में लोकल गवर्नमेंट, छोटी सरकार, कि जो इको ग्रीन को आज इतने साल हमारे शहर में काम करते हुए हो गए, जो हमने इको ग्रीन को ठेका दिया था वो कूड़े को निष्पादित करने के लिए दिया था या एक कूड़े का पहाड़ बनाने के लिए दिया था। हालांकि ये शिकायत है कि बहुत से लोग पानी का बिल नहीं देते, सीवरेज का बिल नहीं देते, परंतु जो इको ग्रीन की कलेक्शन है पर हाउस से वो 100% है। चाहे गाड़ी डेली आए ना आए, महीने के 30 दिन जैसे ही खत्म होंगे, इको ग्रीन के वेंडर पैसा लेने जरूर आ जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है मनमोहन जी इसका जवाब दे सकते हैं। मनमोहन जी, इको ग्रीन को लेकर के सवाल। देखिए, इको ग्रीन मैं विधायक जी से सहमत रखता हूं इस बात को कि इको ग्रीन ने शुरू में काम नहीं किया, और काफ़ी चर्चा में रहे इको ग्रीन वाले कि भाई वो बिना काम के उन्होंने जो पावर प्लांट लगाना था वो भी टाइम पर नहीं आया, और एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ बंदवाड़ी में इकट्ठा हो गया। देखिए, ये बातें अब पास्ट की हो गई हैं। अगर हम पिछले 3-4 महीने की बात करें तो इको ग्रीन की जो हैंडलिंग थी, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं थी, और यशपाल जी ने आकर उनको जो बिठाकर उनसे जो बातें की, हम लोग भी बैठे साथ में, और मैं समझता हूँ जो उनके वेंडर्स थे वो वेंडर्स गलत हाथों में चले गए, या उनके वेंडर्स कुछ ऐसे आ गए जिन्होंने कलेक्शन करने के बाद इको ग्रीन को पैसे नहीं दिए। देखिए, कंपनी तभी चलती है जब उसकी इनकम हो, तो जब तक कंपनी की इनकम नहीं होगी तो कंपनी चलेगी कैसे। इको ग्रीन के साथ वही हुआ कि वेंडर्स, उन्होंने कुछ ऐसे गलत वेंडर्स वहां पर रख दिए जो उनको पैसा नहीं देते थे, वो कलेक्शन जरूर करते थे, तो कुछ रेट्स का झगड़ा रहा कि भाई कितने पैसे किससे लेने हैं, कुछ ऐसा रहा कि भाई वो स्लम बस्तियों में नहीं जाते थे, लोगों को नाराजगी हो गई। तो मैं समझता हूं अब पिछले 3 महीने से जो इको ग्रीन के साथ हम लोग बैठकर काम करना शुरू किया है, तो मैं समझता हूं आगे आने वाले टाइम में और बहुत अच्छा। मनमोहन जी, अगर 2-3 की पॉइंट मैं आपसे समझना चाहूं, या मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे ये बताएं और दर्शक भी हमारे समझ पाएं कि विजिबल क्या है, 2-3 की पॉइंट क्या है जिस पर आप लोग बहुत फोकस कर रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप ये करेंगे और इस तरीके से हम फरीदाबाद को स्वच्छ बनाएंगे। 2-3 ऐसी कोई बात है जो बड़ी आप बता सकें। 2-3 ऐसे पॉइंट मैं आपको बता दूं। एक तो जो हमारा ध्येय है कि भाई हम सारे खत्ते खत्म कर दें। खत्ते खत्म करने का मतलब जहां जगह जगह कूड़े के ढेर आपको नजर आते हैं, जैसे ही खत्ते खत्म होंगे वो दूर हो जाएगा और लोगों को स्वच्छता नजर आएगी। दूसरा, अभी जो हमने गाड़ियां 110 जो गाड़ियां दी है इको ग्रीन के वेंडर्स को, उससे जो वो घर घर नहीं पहुंच पा रहे थे वो वहां पहुंच पाएंगे। तो जब गाड़ियों में अगर सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो वो सीधा कलेक्शन पॉइंट पे जाएगा, जो बड़े कलेक्शन पॉइंट बने हुए हैं। तो जो छोटे छोटे खत्ते थे, करीब 400-450 खत्ते हैं, उनको खत्म करने की बात की है। तो इसमें हम लोग कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और मैं समझता हूं ये 2 चीजें होने से ही शहर में आपको सफाई नजर आनी शुरू हो जाएगी। नीरज जी, जो बात ये कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये जो 2-3 पॉइंट जिस पर फोकस हो रहा है, इससे क्लीन फरीदाबाद की ओर हम लोग बढ़ते हुए, या कुछ सुझाव अगर आप देना चाह रहे हैं। देखिए साहब, सुझाव मेरा क्या है कि मनमोहन जी ने कहा कि पास्ट में काम नहीं हुआ, और हम पास्ट की बात को कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि फ्यूचर का डिसीजन जो भी होता है वो पास्ट को देख के ही होता है कि पास्ट में क्या रहा और क्या नहीं रहा, उसी को लेके हम भविष्य की बात करते हैं। आज हम भी यहाँ बैठे हैं, चाहे मनमोहन जी यहाँ बैठे हैं या आप भी यहाँ बैठे हैं, हम सबके सब जनता के प्रति जवाब दें। उस जनता का क्या कसूर जिसने इतने सालों से इको ग्रीन को पैसा दिया। आज आप पॉल्यूशन की बात करें, पॉल्यूशन या सिर्फ कूड़े का ही नहीं है, वो जो पहाड़ बन गया उसका भी एक पॉल्यूशन का रूप है।
अभी पीछे भाटिया जी चले गए, उनको एक तंदूर वाले का धुआं नजर आया। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा, खाना बना रहा था यार, खाना तो कोई ना कोई बनाएगा, ढाबे वाला नहीं बनाएगा। हो सकता है वो चूल्हा घर में जल रहा होता, क्या हम हर घर का चलान कर देंगे? पीछे एक बहुत बड़ी खबर थी, बहुत से इंडस्ट्रियल एरियो में सरेआम आग लगती है। सरूरपुर की फोटो भी थी कल की, बहुत बड़ी खबर थी, वो सब चीज़ नज़र नहीं आई। उसके बाद आजकल ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ी चीज़ बनती जा रही है। बाजी जगह हम जाते हैं रात को, ऐसे 10-10 डीजे से चल रहे होते हैं, गाड़ी का शीशा भी भमक भमक करेगा और दिल पे भी ऐसे लगता है, आप सब महसूस करते होंगे। हमें उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और जो मनमोहन जी ने कहा कि इन सब चीज़ों के साथ साथ, मैं बहन जी का नाम भूल रहा हूँ, सेक्टर 15 की हैं, वो खुद ही कोई प्रोसेस बना के खाद बनाती हैं कि घर का कूड़ा आपका घर में ही कंज्यूम हो जाए। हमें उन बहन जी को भी प्रमोट करना चाहिए। मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है उन बहन जियों का, मैंने एक वीडियो देखी थी उनकी, कि वो प्रोजेक्ट हमको हर घर में पहुंचाना चाहिए कि जो हमारा कूड़ा है, आधे से ज़्यादा कूड़ा हम अपना घर में ही उसको सल्टा लें, बाहर भी ना जा पाए। क्योंकि लाख हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें कि जो चीज़ अब तक नहीं हो पाई वो आने वाले 2 महीने 3 महीने में नहीं हो पाएगी। आज इको ग्रीन का जो पहाड़ बन चुका है कूड़े का, मैं समझता हूँ कल से भी वो पहाड़ कम होना चालू हो तो भी कम से कम 1.5-2 वर्ष लग जाएंगे। इको ग्रीन को ठेका इस शहर की सफाई और कूड़े को निष्पादित करने के लिए दिया गया था, अगर जो मैं इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं हूं तो। चलिए एक बिल्कुल फाइनल जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं, मैंने इसीलिए धन्यवाद किया यहाँ के एनजीओज का, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपने मेरा साथ दिया उसमें, मैं धन्यवाद आपका भी करना चाहता हूँ। कि देखिए एनजीओज जो शहर में है, इतना जैसे इन्होंने कहा वो कूड़ों को घर पे ही खाद बनाकर डाल रहे हैं, वो मेरे वार्ड में ही आता है, सेक्टर 15 से ही हैं। पिंकी बराड़ जी हैं, बहुत सारी प्रियंका जी हैं, बहुत लेडीज वहां पर काम कर रही हैं। तो इसीलिए ये एनजीओज का खास रोल रहा है इस अभियान में। और मैं समझता हूँ यशपाल जी को, मुझे लगता है कि ये जो इनोवेटिव आइडियाज यहाँ से निकले हैं उस पर आप लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर हमारा जो फरीदाबाद है वो नीट भी होगा, क्लीन भी होगा और हम शीर्ष पे भी पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, यहाँ पर आप लोग शामिल हुए। ये सेशन मैं यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन चर्चा आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद। Presented by Municipal Corporation Faridabad. Powered by Manav Rachna Educational Institutions, Faridabad. Associate sponsor, Escorts Limited. Faridabad Industries Association, Faridabad. Haryana Progressive Schools Conference, Faridabad. Indo Autotech Limited, Faridabad. Shivalik Group, Faridabad. Shell Group, Faridabad. Partner, proud to say I am SME of India. Education partner, Delhi Public School, Greater Faridabad. SSB Heart and Multi-Speciality Hospital, Faridabad, Best Heart Hospital. QRG Super Speciality Hospital, Sector 16, Faridabad. Good health, good people. Swachhata partner, Eco Green. Real estate partner, Ahimsa Nature's Park, where nature meets stature. Venue partner, Milan Vatika, Sector 11, Mathura Road, Faridabad.